हेलो एवरीवन। सो हम लोग ने अभी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमारा नेक्स्ट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो आप इनके कुछ एग्जाम्पल्स तो याद नहीं कर पाओगे, बट अगर आप देख के बता पाओ, फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव डेकी के रिएक्शंस अगर आप देख लो तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसका भी हम लोग जो डेरिवेशन होता है वो करेंगे। हम जानते हैं रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैसे लिखते हैं, आर इक्वल्स टू के ए की पावर एन, जहाँ पर एन जो हमारे पास होती है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए होती है, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास होगी, वन होगी। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आता है आर इक्वल्स टू के ए की पावर वन हो गया। हम जानते हैं रेट एक्सप्रेशन में जो रेट होती है वो कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस रेट होती है, तो इट विल बी माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू ए हमारे पास हो गया। ठीक है, इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी ए यहाँ पर था, जो के ए का हमारे पास ए था, हमने इसको यहाँ पर लाके डिवाइड कर दिया तो माइनस डी ए बाई ए हो गया, और यहाँ पर के इंटू डी टी हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हमें चाहिए इंटीग्रेटेड, हमें निकालना होता है इंटीग्रेटेड लॉ, तो इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और टाइम का और रिएक्टेंट ए का जो होगा रिलेशन निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, तो हमने इस पे लगाया इंटीग्रेशन और लिमिट की वैल्यूज़ लगाई। इनिशियल टाइम हमारे पास होगा टाइम एट ज़ीरो, और एक हमारे पास होगी एट टी। ठीक है, इनिशियल टाइम पे एट ज़ीरो पे हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी ए नॉट, एट टाइम टी पे हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी वो ए टी हो जाएगी। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए जो होती है इक्वल्स टू एल एन ए के बराबर होती है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए जो होती है वो किसके बराबर होती है, एल एन ए के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे एल एन ए, और जो लिमिट हमारे पास होगी ए टी और ए नॉट इक्वल्स टू के टी हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग जो माइनस साइन है वो बाहर ही रखेंगे, एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इक्वल्स टू के टी हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग साइन को जब अंदर लेके आएंगे तो व्हाट विल हैपन, जो एल एन ए नॉट हमारे पास है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी विल गेट एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इक्वल्स टू के टी हो गया। अब हमने देखा कि लॉग ए माइनस लॉग बी जो होती है वो लॉग ए अपॉन बी होती है, तो हमने यहाँ पर जो माइनस के टर्म में लिखा हुआ है इसको क्या कर दिया, एल एन ए नॉट अपॉन ए टी के फॉर्म में कर दिया, इक्वल्स टू के टी हो गया। अब जो यहाँ पर हमारे पास आया है एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल्स टू के टी, इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिसोसिएट करवाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती है, जो एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल्स टू के टी है, हम लोग इसको पहला करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस, और सेकंड हम लोग करेंगे इसको लॉग बेस 10 के फॉर्म में एक्सप्रेस। तो व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हम लोग एल एन को हटाते हैं, तो सामने वाली जो वैल्यू होती है वो ई की पावर में चली जाती है। ठीक है, तो हमने जब यहाँ से एल एन को हटाया तो जो सामने हमारे पास वैल्यू थी के टी वाली वो ई की पावर में आ जाएगी, तो व्हाट वी विल गेट, ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल्स टू ई की पावर के टी हमारे पास हो गया, ई रेस टू के टी हमारे पास हो गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको ए टी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएं तो व्हाट वी विल गेट, ए नॉट इक्वल्स टू ए टी ई की पावर के टी हो गया। और क्योंकि नॉर्मली वी वांट टू फाइंड दी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर लेके आएँ तो व्हाट विल हैपन, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि हमेशा सवाल में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मोस्टली गिवन होती है और कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम पे हम फाइंड करते हैं, तो अगर हम चाह रहे हैं कि ए टी हमारे पास क्या होगा, तो अगर हम लोग उसको यहाँ पर लेके आएंगे तो इट विल बी ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ के टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है फॉर द रिलेशन बिटवीन ए टी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में और टाइम के बीच में रिलेशन, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, अब हम लोग लॉग बेस 10 के फॉर्म में आते हैं। अगर हम लोग एल एन को हटा के वी वांट टू पुट लॉग हेयर, तो हमारे पास क्या होती है, एल एन हटाने पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 2.303 लॉग आती है। तो ऑन रिमूविंग एल एन हमें क्या मिलेगा, 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल्स टू के टी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना होता है टाइम, हम लोग टाइम को यहाँ पर रखेंगे
और ये जो हमारे पास टर्म है 2.303 और जो कि हमारे पास है वो डिवाइड में आ जाएगा log ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, तो हमारे पास दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको हमेशा याद रखनी है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज़ T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log ए नॉट अपॉन ए टी। ए नॉट हमारे पास कौन सी होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए टी हमारे पास होती है, हाँ, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी। इसको बहुत बार हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए मान सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए माइनस एक्स। तो जो हम लोग की सिर्फ एक्स यहाँ पर जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, एक्स हमने पहले भी पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, वो हमारे पास डिसोसिएटेड मोल दिखा रही थी कि कितना मोल टूट के प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये एक्स हमारे पास क्या होगी, ए माइनस एक्स नहीं, केवल एक्स हमारे पास क्या होगी, डिसोसिएटेड मोल्स कितना रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ए नॉट हमारे पास होती है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है, ए टी हमारे पास होती है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, तो ये बताती है कितना बचा। और जो यहाँ पर सिर्फ एक्स हमारे पास होती है वो दिखाती है डिसोसिएटेड मोल, मतलब कितना रिएक्ट कर गया। ठीक है, इसे आप याद रखो, कितना बचा। जो ए टी हमारे पास होती है इट शोज़ कितना बचा। और हम, मैं ये नहीं बोल रही कि ए माइनस ए एक्स दिखा रही है डिसोसिएटेड मोल, ए माइनस ए एक्स भी दिखा रही है कितना बचा, बट जो हमारे पे केवल एक्स हम लोग जिसको माइनस कर रहे हैं वो क्या दिखाती है, दिखाती है कितने मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट के डिसोसिएट होके प्रोडक्ट में आएंगे, तो डिसोसिएटेड मोल्स कितना रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ये मल्टीपल टाइम्स आपको यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और जो एक्सपोनेंशियल रिलेशन हमारे पास है ये भी सवाल में आता है, ग्राफ के फॉर्म में पूछता है या फिर रिलेशन पूछ लेता है। तो ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ के टी हो जाती है। तो आप इन तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, उसमें से ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग एट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार होता है कि सवालों में कभी कभी आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन होता है कि शुरुआत में क्या कॉन्सेंट्रेशन हमारे रिएक्टेंट की है। ठीक है, तो वहाँ पर गिवन होता क्या है, टाइम टी वन पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है, टाइम टू पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है। ठीक है, दे विल नॉट गिव द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू नहीं पता होती, तो हम लोग इसमें ये नहीं पता होती, तो हम लोग के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन होता है और टी वन टाइम पे कोई कॉन्सेंट्रेशन, टी टू टाइम पे कोई कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं इंटरवल फार्मूला, विच इज़ जो के हमारे पास होगा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी टू माइनस टी वन लॉग ए वन अपॉन ए टू हो जाएगा। यहाँ पर ए वन हमारे पास होगी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी वन और ए टू हमारे पास होती है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी टू। इसको ही हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी टू माइनस टी वन लॉग ए माइनस एक्स वन अपॉन ए माइनस एक्स टू। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंटरवल का फार्मूला। बहुत बार आपको सवाल जो होता है वो किसके बारे में सिर्फ देता है कि टी वन टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है, टी टू टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है, उससे आपसे पूछ के रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पूछता है और टाइम की आपको गिवन होती है, तो यहाँ से आप फाइंड करोगे, इस फॉर्मूला से आप फाइंड करोगे उसको। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, दिस इज द इंटरवल फार्मूला एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास होती है टर्म हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमारे पास क्या होती है, जहाँ पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल की हाफ बची हो, तो इसको हम लोग लिखते हैं टी हाफ लाइफ से। हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, क्या पढ़ा था, टी हाफ लाइफ इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन वॉज ए नॉट अपॉन टू के। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ मतलब जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है वो इनिशियल की हाफ हो चुकी है, और हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वहाँ के फॉर्मूलाज आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पढ़ा था के टी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी हो रही थी, जो हमें अभी फॉर्मूला हम देख के आए डेरिवेशन के दौरान, दिस फॉर्मूला, इसको यूज़ किया हमने। तो यहाँ पर हमने इसको पुट यूज़ किया और हमने क्या रखा, हमने रखा के टी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट, और ए टी के प्लेस पे हमने क्या रखा, ए नॉट अपॉन टू। तो ए नॉट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो वॉट वी विल हैव एल एन टू अपॉन के। तो टी हाफ लाइफ हमारे पास क्या हो गई, एल एन टू अपॉन के हो गई, ठीक है। अब एल एन को अगर हम लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन हटाने पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है लॉग के लिए, 2.303 लॉग आती है। तो हमने कहा इसको लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेस किया तो हमारे पास टी हाफ लाइफ कितना हो गया, 2.303 लॉग टू अपॉन के हमारे पास हो गया। हम लोग लॉग टू की वैल्यू जानते हैं कि लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है। तो वहाँ पर हमारे पास टी हाफ लाइफ कितना आ गया, 0.693 अपॉन के। तो ये जो तीनों फॉर्मूलाज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनली यही यूज़ होता है। बट आपको याद रखना है कि एल एन टू अपॉन के भी हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, 2.303 लॉग टू अपॉन के जो हमारे पास होती है वो भी हाफ लाइफ होती है। और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, 0.693 अपॉन के हाफ लाइफ का फार्मूला होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ मूविंग एट completion टाइम फॉर 100% completion ऑफ रिएक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं टी 100% और टाउ बोलते हैं, ठीक है। एट टी 100% अगर हमने बोला कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका, मतलब रिएक्टेंट जो है वो पूरा ख़त्म होके दे हैव फॉर्म द प्रोडक्ट। इसका मतलब जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होगी एटी पे वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब ये मत बोल लेना कि आपने इनिशियल को क्यों नहीं ज़ीरो किया, इनिशियल हम लोग ज़ीरो क्यों करेंगे, अगर हमने इनिशियली ज़ीरो कर दिया तो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी। इनिशियल में कुछ ना कुछ तो हमारे पास रिएक्टेंट के अमाउंट होंगे, ठीक है। और जब जब हमारे पास रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट के अमाउंट हमारे पास कम होते हैं, वो डिक्रीज़ करता है, एंड प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो इंक्रीज़ करती है। जब भी हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ की तो वहाँ पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट हमारे पास रिमेनिंग है वो कितना बचा है, जितना हमने इनिशियल में लिया था उसका हाफ बचा है, तभी हमने उसको एटी को ए नॉट अपॉन टू किया था। यहाँ पर हम जब बोल रहे हैं कि एट 100% कम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन जो एटी हमारे पास होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी हमारे पास जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो जो हमारा फॉर्मूला था के इंटू टी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, ठीक है, के इंटू टी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। तो हमने किसको ज़ीरो कर दिया, हमने ए टी को ज़ीरो कर दिया। जैसे हमने ए टी को ज़ीरो किया, समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ ऑलवेज इनफाइनाइट। तो हमारे पास टाइम फॉर कंप्लीशन जो हो गया 100% रिएक्शन की, जिसको हम लोग टाउ भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी वो इनफाइनाइट टाइम लेती है फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, वो इनफाइनाइट टाइम लेती है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ही हो गया कि इनफाइनाइट टाइम ले रही, इसका मतलब वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, वहाँ पर हमारे पास टी 100% कितना आ रहा था, इट वॉज ए नॉट अपॉन के। और टी हाफ लाइफ कितनी आ रही थी, ए नॉट अपॉन टू के आ रही थी। यहाँ पर हमारे पास हाफ लाइफ कितनी आती है, 0.693 अपॉन के। और टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 100% रिएक्शन हमारे पास जो आती है वो क्या आती है, इनफाइनाइट आती है, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म होता है जो बहुत ही कॉमन होता है, ये हमेशा आप इसको अप्लाई करोगे क्योंकि हमेशा सॉल्व करना निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोई चीज़ें आप जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आप उसको याद कर लोगे तो आपका जो सवाल करना होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर पूछता है टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन, अगर हम बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो 75% कंप्लीट हो रही है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होती है,
2 × हाफ लाइफ के बराबर होती है। आपके पास हाफ लाइफ गिवन है सवाल में, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि 75% जो रिएक्शन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो वो हाफ लाइफ का दुगना हो जाएगी, ठीक है, ये आप याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई रिएक्शन जो है 99.9% कंप्लीट हो रही है, और ये हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि जो 99.9% कंप्लीट हो रही है, क्योंकि 100% में हमने देख लिया टाइम कितना लग रहा है, इनफाइनाइट लग रहा है, तो अगर हम बोलें कि 99.9% जो रिएक्शन है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो वो हमारे पास 10 हाफ लाइफ्स के बराबर होती है। आपके पास हाफ लाइफ की वैल्यू होगी, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन आ जाएगा। तो ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद रखोगे आपका सवाल करना जो होगा वो ईजी हो जाएगा। 75% कंप्लीशन के लिए टाइम हमारे पास होती है 2 × हाफ लाइफ, 99.9% के लिए हमारे पास होती है 10 × हाफ लाइफ। अब हम लोग इसमें भी ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास जो है रिलेशन बिटवीन रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट हमारे पास आर से लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात होगी, ठीक है। तो हमारे पास रेट लॉ की एक्सप्रेशन क्या होती है, आर इक्वल्स टू के ए की पावर एन होती है, और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब जो रेट है वो ए के प्रपोर्शनल हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो कि आर इज़ प्रपोर्शनल टू एम, सॉरी आर इज़ प्रपोर्शनल टू ए हो गया, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स के बराबर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी हमारे पास, और जो k हमारे पास है वो क्या है, स्लोप है। इस रिएक्शन में जो हमारे पास k होगी वो क्या होगी, स्लोप होगी। द ग्राफ बिटवीन r और a जो हमारे पास होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, हैविंग द स्लोप जो होगी वो k के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्राफ बिटवीन ए टी वर्सेस टी के बीच में क्या ग्राफ होगा, तो हमें पता नहीं है कि इसका, पहले हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एट कॉन्सेंट्रेशन टी पे और टी टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा। इसका हम लोग उठाएंगे फॉर्मूला, जो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होती है, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ के टी के बराबर होती है। और ये जो आपका, अब इसमें आप देख रहे हो कि रिलेशन बिटवीन ए टी और टी पूछ रहा है, और ये जो फॉर्मूला होता है, ये जिस टर्म में लिखा हुआ है, ये हमेशा ग्राफ होती है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी जो है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो जो ग्राफ बनेगा बिटवीन ए टी और टी के बीच में हमारे पास वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, ए नॉट हमारे पास हो जाएगी। ये जो हमारे पास वे ऑफ राइटिंग जो होती है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास द ग्राफ बिटवीन ए टी वर्सेस टी हमारे पास जो होगी वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ऐसे ऐसे निकलता जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि वो लेता है इनफाइनाइट टाइम फॉर द कंप्लीशन, तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। और ये हमारे पास जो इनॉट हो गया वो क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारे पास हो गया बिटवीन ए टी वर्सेस टी के बीच में। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जब टाइम ज़ीरो था हमारे पास, तो जब रिएक्शन इनिशिएट हुई थी तब कुछ ना कुछ तो हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी ही ना। तो वही बोलते हैं कि टाइम ज़ीरो पे हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या थी, ए नॉट हमारे पास थी रिएक्टेंट की। जो हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ होगा वो बिटवीन लॉग ए टी वर्सेस टी के बीच में होगा। तो हमें टाइम का पता है रिलेशन, लॉग ए टी से क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। अब हमसे वो पूछ रहा है ए टी के बारे में, और हम जानते हैं इस एक्सप्रेशन में जो ए टी हमारे पास होती है वो डिनोमिनेटर में होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को अगर हम लोग यहाँ पर लेके आए तो व्हाट विल हैपन,
ये जो हमारे पास t इंटू के हो जाएगा अपॉन 2.303 हो जाएगा, लॉग ए नॉट अपॉन 80 हमारे पास बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, लॉग ए नॉट अपॉन 80 हमारे पास क्या हो जाएगी, लॉग ए नॉट माइनस 80 हो जाएगी इक्वल्स टू के टी। यहाँ पर के जो हमारे पास है वो टी में मल्टीप्लाई हो गया और ये टर्म हमारे पास डिवाइड में आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, के टी अपॉन 2.303 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन ए टी को हम यहाँ पर रखेंगे और इस टर्म को हम उठा के यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे, तो व्हाट वी विल गेट, ए टी हमारे पास होगी इक्वल्स टू लॉग ए नॉट माइनस ऑफ के टी अपॉन 2.303। आपको अपने जिस तरह से पूछ रहा है, जिस भी फॉर्म में पूछ रहा है, आपको उस फॉर्म में लेके आना होता है। तो हमने बोला कि ये जो हमारे पास माइनस है तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे और इस टर्म को उठा के यहाँ पर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, वी विल हैव लॉग ए टी इक्वल्स टू लॉग ए नॉट माइनस ऑफ के टी अपॉन 2.303। अब हमसे पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन ए टी, लॉग ए टी के बारे में पूछ रहा है एंड टी के बारे में पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर पुट किया वाई इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो गया माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। जो सी हमारे पास होती है वो दिखाती है इंटरसेप्ट को और जो माइनस एम हमारे पास है वो दिखा रही है स्लोप को। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप। स्लोप हमारे पास कैसी है, नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप का ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ गया। तो हमने लिखा लॉग ए टी अपॉन टी के बीच में स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप, और स्लोप की वैल्यू क्या हमारे पास होगी, माइनस ऑफ के 2.303 के बराबर हो गई। और जो इंटरसेप्ट हमारे पास होता है सी, वो हमारे पास क्या है, लॉग ए नॉट हमारे पास जो है वो इंटरसेप्ट हमारे पास होगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्राफ जो आपके बारे में पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन लॉग ए टी वर्सेस टी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछा गया है कि इस ग्राफ में स्लोप की वैल्यू क्या होती है, वो होती है माइनस ऑफ के अपॉन 2.303 के बराबर होती है। आप ये चीज़ याद रखो, जो लॉग की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर आ रही हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कहीं पर आपने लॉग पढ़ा था नहीं, तो जो भी लॉग वाला होगा वो कहाँ पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही आएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं फोर्थ ग्राफ बिटवीन एल एन ए वर्सेस टी। तो हमारे पास पता होती है एल एन का फॉर्मूला क्या होता है, एल एन ए टी अपॉन ए नॉट माइनस ऑफ के टी। पर हमने जो याद किया था वो क्या था, हमारे पास थी एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल्स टू के टी थी, ठीक है। अब क्योंकि हमें ए टी को ऊपर चाहिए होता है, क्योंकि जो रिलेशन किसके बीच में पा चाहिए, एल एन ए टी के बीच में चाहिए वर्सेस टी के बीच में चाहिए, तो हम इस ग्राफ को ऊपर लेके आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वी विल हैव द माइनस साइन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एन ए टी अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं एल एन ए टी अपॉन ए नॉट हमारे पास को लिख सकते हैं एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एल एन ए टी लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास जो है माइनस यहाँ पर आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो एल एन ए नॉट माइनस ऑफ के टी हो जाएगा। ये इसका रिलेशन हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे होगी और टाइम हमारे पास होगी एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारे पास क्या आ रही है, वाई इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हमारे पास होगा स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप, बट यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या है, केवल के है। वहाँ पर क्योंकि लॉग थी तो वहाँ पर हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ के अपॉन 2.303 भी थी, बट यहाँ पर हमारे पास स्लोप क्या होगी, सिर्फ माइनस के होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब हमने लॉग ए टी वर्सेस टी का ग्राफ लिखा था तो वहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ के अपॉन 2.303 थी, बट जब हमने एल एन ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाया तो उसमें हमारे पास स्लोप क्या आ रही है, माइनस ऑफ के ओनली आ रही है, और इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगी, एल एन ए नॉट होगी। तो इसको आप नोट कर लो कि यहाँ पर जो स्लोप है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस के है, और जो लॉग वाले ग्राफ में हमारे पास स्लोप था वो क्या थी, माइनस ऑफ के अपॉन 2.303 थी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट ग्राफ, हमारे पास होती है टी हाफ लाइफ और इनॉट के बीच में। तो टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 0.693 अपॉन के। इसमें कहीं पर भी आपको इनॉट दिख रहा है
नहीं, इसका मतलब जो टी हाफ लाइफ है वो आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये डिड नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारे पास ये हो जाएगा कांस्टेंट। हमें देखना होता है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हमने देखा कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, 0.693 अपॉन के, या फिर 2.303 log 2 अपॉन के, या फिर ln 2 अपॉन के थी। ठीक है, तो वो कहीं से भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने इनिशियल में कितना भी लिया, हाफ लाइफ जो है वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब कॉन्सिक्यूटिव हाफ लाइफ जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, आप इसे लिख लो कि हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इससे ये हुआ कि जो कॉन्सिक्यूटिव हाफ लाइफ्स होंगे वो सेम होंगे। ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे सेम हो रहे हैं। अगर हमने इसमें एग्जांपल लिया कि हमने शुरुआत में 100 जो भी मोल लिया, ठीक है, फिर उसकी हमारे पास हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, 50 बचेगा। इसका हमारे पास हाफ लाइफ होगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। इसकी हमारे पास हाफ होगी तो कितनी बचेगी, 12.5 बचेगी। इसका हमारे पास हाफ लाइफ होगा तो कितना बचेगा, 6.25 बचेगा। तो हमारे पास ये क्या है, हाफ लाइफ हमारे पास है। ठीक है, और ये जो कॉन्जिक्यूटिव हाफ लाइफ हमारे पास होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं कि आपने रिएक्टेंट जो है वो क्या हो गया, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो जो कॉन्जिक्यूटिव हाफ लाइफ हमारे पास है इनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो सेम होंगी। अच्छा, इसमें कोई जो कुछ टर्म्स होते हैं हमें वो याद रखने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो आपने शुरुआत में लिया था 100 और आपका अब बचा है 25, तो इसका मतलब कितना रिएक्ट हो चुका है, 75 जो हमारे पास है वो रिएक्ट हो चुका है। क्योंकि आपने लिखा ना, पहले आपने 100 लिया, अब 50 बचा, अब 25 बचा, तो इसका मतलब 100 से 25 आने में कितना रिएक्शन हो चुका है, 75%। तो टाइम फॉर 75% कंप्लीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से देखोगे तो इट इज़ इक्वल्स टू 2 हाफ लाइफ, जो हमने पहले लिख लिया है कि 75% कंप्लीशन का टाइम जो हमारे पास होता है वो 2 हाफ लाइफ के बराबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आपका जो काम होगा वो आसान हो जाएगा। फिर अगर हम लोग देखें, हमने शुरुआत में लिया था 100 और हमारे पास बच रही है केवल 12.5 बाद में, तो कितना रिएक्शन हो चुका है, तो हमारे पास 87.5% जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये भी याद रखना होता है, 87.5 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके लिए हमारे पास किसके बराबर हो गया, एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, तीन हाफ लाइफ। मतलब 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 3 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड होते हैं। 75% के लिए हमारे पास 2 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड थे। अब अगर आपने मान लो इनिशियल में लिया था 100 और बाद में बचा है सिर्फ 96.25, तो कितना रिएक्ट हो गया हमारे पास, 93.75 जो है वो रिएक्शन हो चुकी है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितने हाफ लाइफ चाहिए, 4 हाफ लाइफ। तो टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 93.75% रिएक्शन जो है वो कितने बराबर होती है, 4 हाफ लाइफ के बराबर आती है। तो इसे आप नोट कर लो, क्योंकि कभी कभी आपसे हाफ लाइफ दे के ही पूछ लेगा कि 87.5% कंप्लीशन में कितना हाफ लाइफ लगेगा, या फिर क्या टाइम हमारे पास होगा, या फिर टाइम फॉर 93.75 कंप्लीशन में हमारे पास टाइम क्या लगेगा। तो अगर हमें हाफ लाइफ पता होगी तो वहाँ से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 75% का टाइम आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 87.5 का टाइम आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 93.75 का टाइम आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि 100 से 25 कैसे हो रही है, तो हमने वही बोला ना कि हमने शुरुआत में 100 लिया था, बचा हमारे पास कितना, 25, तो कितना रिएक्ट कर गया, 75 करा। तो हम क्या पूछते हैं, टाइम फॉर 75%, मतलब 75% होने में कितना टाइम हमारे पास हुआ, तो वो हमारे पास 2 हाफ लाइफ के बराबर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लो।
अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इफ़ अ रिएक्शन इज़ X% कम्प्लीटेड। अगर कभी भी सवाल में ये लिख के आता है कि रिएक्शन हमारे पास है 20% कम्प्लीट हो चुका है या फिर 45% कम्प्लीट हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, उसके लिए आप सीधी अप्लाई करो, टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 100/100 - x। आप सिंपली इसको अप्लाई कर दो। अगर रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट है वो दे रखा है सवाल में, तो हमेशा आप इसको अप्लाई करो। इससे आपका जो सवाल होगा वो जल्दी से जल्दी आंसर इसका आ जाएगा। ये सही है। ये एक लॉन्ग फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म, मतलब आपने एक स्टेप को आपने कम कर दिया तो ये आपका एक इमीडिएट आंसर यहाँ से आ जाएगा, which is very important. You have to always remember this formula. Time equals to 2.303 अपॉन के log 100/100 - x, जो यहाँ पर x हमारे पास होगी परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, और अगर हम लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो हम लोग एक लॉन्ग मेथड पे आएंगे जो अल्टीमेटली यहाँ पर ही आगे ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है वो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। एक आपने मान लिया 2 कंटेनर लिया है, इसमें हमारे पास जो ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास जो ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। ए की हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियली यहाँ पर 100 मोलर है और यहाँ पर हमारे पास 200 मोलर होती है। टाइम फॉर 80%, हम अगर बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो 80% कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 घंटे दे रखे हैं और यहाँ पर पूछ रहा है टाइम फॉर 80% कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं एक्स हमारे पास क्या होगी। अगर हम बोल रहे हैं कि 80% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो एक्स हमारे पास क्या होगी, 80% का इनिशियल। ठीक है, इनिशियल का 80%, सॉरी। तो हमारे पास इनिशियल हमारे पास ए होती है, 80% कितना होता है 80/100 हो गया। ये हमारे पास होगी एक्स की वैल्यू। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है टाइम फॉर 80% कंप्लीशन, वो क्या होती है, वो होती है 2.303 अपॉन के लॉग A0/80, या फिर आप इसको बोल सकते हो A/A - x। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो ना A0/80, या फिर आप इसको कर सकते हो A/A - x, जो हमने पहले पढ़ के आया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, x हमारे पास क्या हो जाएगी 80/80 इंटू A/100। तो हमने जब यहाँ पर पुट किया A-80 A/100, तो यहाँ पर ए हमारे पास जो है वो कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा और ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100/100 - 80 आ गया। यहाँ पर हमारे पास डिवाइड होगा तो यहाँ पर हमारे पास 100 हो जाएगा और ये आगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास क्या आता है यहाँ से, हमारे पास यहाँ से आया 2.303 के अपॉन के लॉग 100/100 - 80। और 80 हमारे पास क्या है, जितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ है वही तो वैल्यू हमारे पास 80 है। तो ये हमने इतने स्टेप करके निकाले और ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया। तो वही मैंने आपको बोल दिया है कि अगर आपके पास सवाल में दे रखे कि इफ़ अ रिएक्शन इज़ X% कम्प्लीटेड, तो आपने इसको सिंपली यूज़ करना है। मान लो यहाँ पर 80% कम्प्लीट, तो आपने क्या करा 2.303 अपॉन के लॉग 100/100 - 80 कर दोगे। ठीक है, सिंपली यही करना है। ये भी हमारे वहीं से आएगा, बट ये हमारे पास एक सिंपलर स्टेप है जो हमारा सवाल को जल्दी करवा देगा। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, आप ये जो हमारे पास आया है इसमें कहीं पर भी ए है नहीं, क्योंकि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये कहीं से भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी ए नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इफ़ परसेंटेज कन्वर्जन सेम, क्योंकि अगर बोल रहे हैं यहाँ पर भी 80% कम्प्लीट होगा, इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आता है, इफ़ परसेंटेज कन्वर्जन सेम तो टाइम भी सेम आएगा, एंड वाइसा वर्सा, टाइम सेम तो परसेंटेज कन्वर्जन भी सेम आएगा, क्योंकि ये आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या समझ में आता है कि इफ़ परसेंटेज कन्वर्जन सेम तो टाइम भी सेम आएगा, और टाइम सेम तो परसेंटेज कन्वर्जन भी सेम आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनिशियली तो डिफरेंट है और इनिशियल पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है कहीं से भी। तो इफ़ परसेंटेज कन्वर्जन सेम 80% तो टाइम भी हमारे पास क्या आएगा, सेम 2 आवर्स हमारे पास हो जाएगा। तो इसे आपको याद रखना है हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़
कि अगर परसेंटेज कन्वर्जन सेम है तो टाइम भी सेम आएगा, और अगर टाइम सेम है तो परसेंटेज कन्वर्जन भी सेम आएगा, क्योंकि ये कभी भी अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसे नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।